आप सब बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम लेक्चर नंबर ये 8 है प्यारे बच्चों। और अभी तक जितनी भी चीजें इसमें सिखाई गई आप लोगों को समझ में भी आया होगा। हम लोग अभी तक बेसिकली बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका मान कैसे प्राप्त करते हैं, इन सभी चर्चाओं पर आप सभी के साथ परिचर्चा हो रही है, जिसमें अभी तक मैंने बायो सेवर्ट का नियम आपको बताया है और उनके अनुप्रयोग बताए, और फिर उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम भी आपको बताया। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम भी आपको समझ में आ ही गया होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ किसको नहीं पता सर, हमें भी ये पता है, हमें भी याद है, कल ही आपने बताया था। तो बच्चों उसी क्रम में आज हम एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। 2-3 अनुप्रयोग हैं जो कि हम लोगों को सीखना है, 2 ज्यादा फेमस है और उन्हीं 2 को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ओके तो सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे छोटे भाई बहनों का, प्यारे प्यारे छात्र सुल्तानों का। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, सभी का स्वागत है। क्लियर? चलो अच्छा भाई, तो ज्यादा देरी ना करते हुए सर्वप्रथम हम लोग करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। और कल की क्लास में क्या पढ़ाया गया था, है ना सर? देर मत करिए, है ना, और देर नहीं है, बहुत लोग आज लेट हैं, उन्हें बता दो भैया जल्दी से, ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद गुरुजी की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 7 बजे जरूर जरूर आना होगा, तो इसलिए भैया जल्दी से इनवाइट करिए, कैसे भी जो भी आपके पास माध्यम है। हम बच्चों बात कर रहे थे एम्पियर के परिपथीय नियम की, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहे थे। कल की क्लास में मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम बताया था कि क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत सारे बच्चों ने उसे प्रूव भी किया होगा, है ना। मैंने क्योंकि प्रूफ किया था, कहा था कि कल की क्लास में, रिवीजन वाली क्लास में मैं एक बार फिर से बता दूंगा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ मैं एक बार फिर से बता दूंगा क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब यहां डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, अगर डिफिनेशन लिखूंगा तो मतलब बार बार वही रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। आज कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है, और कल डिफिनेशन अच्छे से समझा दी थी कि एम्पियर का परिपथीय नियम कहां लगता है, क्यों जरूरत पड़ी, ये तक मैंने लिखा था। उसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, नोटबुक, अपने नोटबुक में नोट्स जो बना रहे हो उसको ये जरूर लिख लेना, क्योंकि हमने आपको हमेशा ये कहा है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। तो जब भी आप कभी अपनी नोट्स देखोगे और मान लो नेक्स्ट ईयर ही बहुत सारे बच्चे पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि आर्थिक समस्याएं होती हैं या उन्हें शौक होता है पढ़ाने का, और बच्चों ये भी एक कला है, टीचिंग इज एन आर्ट। बच्चों पढ़ाना एक कला है, अगर चीजों को किसी को सिखाया जाए और उससे बहुत जल्दी बच्चा कोई सीख जा रहा है, मतलब आपके पास एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हैं, आपका तरीका बताने का बहुत अच्छा है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझ पा रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर वो कला है, तो आप भी पढ़ा सकते हो। तो इसलिए आप अपनी नोट्स को अभी से ऐसा जरूर बनाओ कि अगर नेक्स्ट ईयर भी आप पढ़ाने की इच्छा रखो 11-12 के बच्चों को, तो आप अच्छे से उन्हें पढ़ा सको। हालांकि पढ़ाने का कौशल बच्चों जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कई लोग पढ़ाने के कौशल को 1 साल 2 साल में ही अपने अंदर ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनके द्वारा बताई गई हर एक बात बच्चों के माइंड में सेट हो जाती है। वहीं कई बार क्या होता है, लगता जरूर है कि भाई अनुभव बहुत 10-20 वर्षों का है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई मिस्टेक उन चीजों पर काम नहीं किया गया जिनकी वजह से बच्चा कुछ समझ पा रहा हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत वर्षों के बाद भी वो कला विकसित नहीं हो पाती है। तो बच्चों ये एक कला की बात है, तो इस वजह मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोट्स ऐसी जरूर हर सब्जेक्ट की बनाओ, जिस भी विषय में इंटरेस्ट है तो उसे हमेशा एक पॉइंट को जरूर लिखो, ताकि भविष्य में आपको काम दे। एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने सिखाया था कि किसी भी मान लो ये अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो हम इसमें बायो सेवर्ट का नियम तो लगा सकते हैं, लेकिन एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से भी हमने ज्ञात किया था, है ना। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से भी एक वृत्ताकार धारावाही लूप की कल्पना की थी, और इसमें एक सूक्ष्म खंड डीएल काटा था। इसकी दिशा अगर धारा की दिशा में ऐसे रखो, धारा की दिशा में अंगूठे को रखो, फिर अंगुलियां घुमाओ, धारा की दिशा में अंगूठे को रखो और उंगलियां घुमाओ। अब जिस दिशा में उंगलियां घूम रही हैं उसी दिशा में क्या होगा, इस सूक्ष्म खंड की दिशा होगी, इस सूक्ष्म खंड की दिशा होगी। तो सूक्ष्म खंड का ये डीएल वेक्टर है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके लंबवत बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होगी। हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना होता है, तो मैंने कल सिखाया था कि निर्वात में स्थित किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र, इस बंद लूप में कहीं भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, बंद लूप के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र
किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब बी डॉट डीएल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो डीएल लिखा और फिर समाकलन का चिन्ह बनाया। बंद पृष्ठ है तो ये गोल गोल बना दिया, ये बंद पृष्ठ के समाकलन को दर्शाता है ये चिन्ह। तो बच्चों किसी निर्वात में स्थित किसी बंद लूप के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से घिरी कुल धारा का, आई नॉट मान लो कुल धारा, या आई नेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहां आई नेट नहीं लिखा है, आई नॉट लिखा हुआ है, आई जीरो लिखा हुआ है, तो आई जीरो का मतलब कुल धारा की बात हो रही है, इससे गुजरने वाली कुल धारा, जितनी भी धारा होगी। आई है तो यहां आई लिख सकते हैं, आई टोटल धारा, बहुत सारी धाराएं गुजर रही हैं लूप के भीतर से 3 4 5 तो सबकी कुल धारा को आई नॉट लिखेंगे। तो गुजरने वाली इस लूप से बद्ध या लूप से घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। प्यारे बच्चों यही था एम्पियर का परिपथीय नियम, यही था एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कल मैंने इसका डेरिवेशन करा दिया था। बहुत सारे बच्चे निर्वात में कैसे स्थित है, निर्वात उसे कहते हैं, वैक्यूम बोलते हैं या फ्री स्पेस बोलते हैं, जहां पे बच्चों कोई और चुंबकीय क्षेत्र, कोई और विद्युत क्षेत्र इसे प्रभावित ना कर रहा हो, निर्वात कहलाएगा। मतलब कोई यहां पर आवेश न रखा हो, कोई चुंबक न रखा हो, जिसकी वजह से ये इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र और किसी चुंबक के कारण भी उत्पन्न हो रहा हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर मान अलग होगा। इसलिए निर्वात शब्द का प्रयोग किया जाता है कि निर्वात में स्थित किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस लूप से घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बहुत असाधारण शब्दों में समझाया और उसे प्रूफ भी किया गया था, बड़े आसान शब्दों में, बड़े आसान तरीके से प्रूफ किया गया था। एलएचएस को उठाए थे। एलएचएस बच्चों यहां पर कितना है, तो एलएचएस है बच्चों यहां पर समाकलन बी डॉट डीएल। अब ये बी क्या है, तो इस लूप में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो हमें तो ये देखना है कि एलएचएस से क्या आरएचएस प्राप्त हो रहा है, और एलएचएस में हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग बच्चों निकाले थे। बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है समाकलन म्यू नॉट अपान में 2 पाई, म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में आर। बोलो निकाला गया था, कल ही ये भी डेरिवेशन बताए थे कि अनंत लंबाई के सीधे ऋजुरेखीय धारावाही तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी कराए थे। इनटू का बच्चों ये क्या डीएल है, डीएल लिख लेंगे, आई अपान आर, ये सब बच्चों कांस्टेंट है, ये समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई है ना, और आई अपान में आर हो जाएगा। समाकलन में बच्चों बंद पृष्ठ में केवल क्या बचेगा, डीएल। अब ये डीएल का मतलब हो गया बच्चों कि मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की है, समाकलन अवकलन, और इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले जब चैप्टर पढ़ाया था, पहला चैप्टर, वहां पर मैंने विस्तृत चर्चा की थी। आपका बैकलॉग लगा, आप देर में जागे, तो थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा बच्चों भुगतने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि मैं पूरी मेहनत और लगन से एक एक लेक्चर को डिटेल में पढ़ाते हुए चल रहा हूं। अगर आपने उसको किया तो जब तक अपनी गलतियों को स्वीकारोगे नहीं, सफलता आपकी ओर निहारेगी नहीं, ये जान लीजिए। जब तक आपको एक्सक्यूज दूसरों पर थोपने की आदत है, तब तक आपको सफलता भी एक्सक्यूज देती चलेगी कि भाई तुम वैसे ही रहो जैसे तुम रहना चाहते हो। ये जिंदगी है, जिंदगी उसूलों पर चलती है, बहानेबाजी पर नहीं चलती। जिंदगी को अगर चलाना है तो बहानेबाजी छोड़ना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा, और एक सैद्धांतिक रूप में अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करके उस पर काम करना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो बच्चों मैंने कई बार बताया है कि अगर समाकलन ऐसा चिन्ह बना हुआ है और dx लगा हुआ है, तो यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन करना। d जिसके साथ लिखा हुआ है मतलब उसी के सापेक्ष समाकलन करना। तो यहां x के सापेक्ष समाकलन, अब यहां कोई वैल्यू नहीं है, मान लो 1, तो बच्चों जिसके सापेक्ष फिर करते हैं ना वही आ जाता है, अर्थात x आ जाएगा। तो यहां पर तो बच्चा पार्टी है समाकलन dl, मतलब आ जाएगा l, और ये l है क्या, dl तो इस परिधि की छोटी सी लंबाई है ना, इस वृत्ताकार लूप की छोटी सी लंबाई है dl, और l क्या होगी, पूरी लंबाई होगी, है ना, l क्या होगी, पूरी लंबाई होगी। हम ऐसे कमेंट्स का क्या जवाब दें, सर फार्मूला सेट कब दीजिएगा। फार्मूला सेट नहीं होता, पहली बात तो फार्मूला सीट होती है। दूसरी चीज, आप ये जानते हो कि फार्मूला सीट मैं यहीं पर पैनल पीडीएफ में बनवाता हूं। यहां पर जितने देखते हैं बच्चे ना, वो 2 कमेंट जो इस तरह के आते रहते हैं, उनके कमेंट में मुझे पता है कि और बच्चे भी प्रभावित होते हैं, है ना, उनके इस तरह के कमेंटबाजी से। लेकिन मैं आपको बता दूं
मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये देखना है कि रेगुलर किन सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। आप आए कमेंट दाग दिए कि सर फार्मूला सीट दीजिए, फार्मूला सीट सर न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले ना दे रहे हो तो सर को खड़े करके कैमरे से वहीं से गोली मार देना और हमें लग जाए, हम शहीद हो जाए। फार्मूला सीट जब न्यूमेरिकल शुरू करता हूं तो यहां पर खड़े होकर के सारे फार्मूले लिखता हूं, सारे फार्मूले लिखता हूं। अरे तुम नहीं लिखना चाहते हो, निहायती खूब शरीफ इंसान हो कि आप नहीं लिखेंगे, आप जन्नी में एक कसम खा बैठे हैं, तो हमने भी कसम ये नहीं खाई है कि हम नहीं यहाँ पर कराएंगे, हम तो कराएंगे। तुमको नहीं वो लेक्चर देखना है फार्मूला सीट वाला और बाद में आके यहाँ कमेंट करना है कि सर फार्मूला सीट दे दीजिए, तो हम क्या उसको मान जाएंगे? अरे पढ़िए भैया, देख लीजिए, पैनल पीडीएफ देखिए, कुछ भी देखिए, वो समझ चाहिए, है ना। हाँ डीएल। अब बच्चों ये क्या होगी? वृत्त की परिधि है। ये क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। अब वृत्त की परिधि का मतलब क्या होगा? ये वृत्त की बच्चों परिधि, इस वाले वृत्त की परिधि, इसकी त्रिज्या r है तो 2 पाई r होगा। तो अगर यहां पर समाकलन dl लिखा हुआ है, समाकलन dl का मतलब बच्चों कुल मान 2 पाई r होगा। यहां पर रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, बराबर में म्यू नॉट अपान में 2 पाई i अपान में r इंटू समाकलन dl का मान क्या होगा? 2 पाई r होगा। 2 पाई r होगा। 2 पाई r से 2 पाई r बर्बाद हो गया। अब बताओ कितना आ गया? अब मान आ गया है म्यू नॉट इनटू में i। अब i यहां पर कुल धारा i ही है। अगर टोटल बहुत सारी धाराएं गुजर रही हो, i1 i2 i3, फिर उनको हम देखेंगे कौन अंदर की ओर कौन बाहर की ओर। इसके लिए आप कोई भी एक चलने की दिशा निर्धारित कर लो, चाहे लूप को बाहर की ओर घुमा लो, चाहे लूप को ऊपर की ओर घुमा लो, घुमाओ, लेकिन फिर अंगूठा जिस ओर है, एक दिशा लूप की कोई भी निर्धारित कर लो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, अंगूठा चाहे बाहर की ओर रहे चाहे अंदर की ओर रहे, कोई एक दिशा निर्धारित करो लूप की, बस फिर उसमें जितनी भी धाराएं हो, तो जितनी धाराएं बाहर की ओर अंगूठा की दिशा में उनको धनात्मक ले लेना, उसके विपरीत जितनी धाराएं हो उनको ऋणात्मक ले लेना। कोई फिक्स नहीं है। कोई बच्चा ये कहे, कमेंट में देख रहा था मैं कि सर लूप को हम कौन सी धाराएं धनात्मक लेंगे? अंगूठा की ओर वाली। तो अंगूठे की ओर, लेकिन फिर लूप को आप दाहिने हाथ वाला ही रूल लोगे, दाहिने हाथ से अपने लूप को अंगूठे की दिशा में ऐसे किसी भी दिशा में घुमा लो, ऐसे या फिर ऐसे। अंगूठे की दिशा वाली धाराओं को धनात्मक ले लेना, उसके विपरीत ऋणात्मक ले लेना, चाहे जैसे। ये हो गया। यहां पर बच्चों ये LHS से शुरू किए थे और ये देखो ये RHS की वैल्यू आ गई, अर्थात बच्चों समाकलन B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I नॉट होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है बच्चों, समझ गए? आप चलें आगे। अब एम्पियर के परिपथीय नियम का हम क्या करेंगे? अनुप्रयोग करेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करेंगे। पहला अनुप्रयोग क्या हो सकता है? एक बहुत ही फेमस बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम का प्रयोग करते हुए, प्रश्न मैं लिख रहा हूं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लोग, मैं क्यों इन सब बातों को जिक्र करते चल रहा हूं? क्योंकि भैया मैं इन बातों से तंग आ जाता हूं कि क्लास में बोलते बोलते, गला फाड़ते फाड़ते, लिखते लिखते कुछ भी लिख डालो। 1 घंटे की क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ यहां पर खड़े होकर के प्रश्न को समझाओ कि प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है, और बाद में कोई एक भी बच्चा कमेंट जब कर देता है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अरे भैया प्रभु, क्लास, लाइव क्लास में जुड़ो, लाइव क्लास में डाउटलेस क्लास होनी चाहिए, डाउटलेस। अगर आप कहे यहां पर कमेंट लिखा हुआ मिला कि सर मेरा डाउट नहीं क्लियर हुआ, तो मतलब आप ना लाइव क्लास करते हो और ना मेरी क्लास को ध्यान से सुनते हो। दोनों बातें हैं, क्योंकि डाउट की बातों को मैं पहली बात तो यहां पर क्लियर कर देता हूं, डाउट रहने नहीं देना चाहता, और उसके बाद भी आप डाउट पूछने चले जाओ तो फिर आपके उसूलों पर क्या है मैं बात करूं। अभी मैं यहां पर हर एक चीज को, डाउट की भी यहीं पर क्लियर करता हूं। अच्छा, प्रश्न क्या है? प्रश्न यह पूछा जाता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करते हुए कोई लंबी धारावाही परिनालिका के कारण, ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाने का तरीका क्या होता है? एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करते हुए, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका, क्या बच्चों? लंबी धारावाही परिनालिका, लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सर लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते हैं तो क्या करें हम? क्या करूं मैं? अब बताओ मैं क्या करूं? हवन कराता हूं, देखता हूं भाई भूलो ना।
बताओ, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। और ये बच्चों प्रश्न 5 अंक का पूछा जाता है। अब इतना समय क्यों देते हैं सर आप भी औरों की तरह ये टाइप करा लीजिए, समय बच जाएगा। ये इसलिए समय जाता है कि आप 5 मिनट केवल प्रश्न को पढ़ो कि हाँ दिमाग में गूंजे ये बात, आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि ऐसा कोई प्रश्न बार बार कह रहे थे सर, लिखे जा रहे थे, बताए जा रहे थे, तो वो आपके साल भर दिमाग में रहनी चाहिए। आया स्लाइड लेके आए फट से, ये क्वेश्चन बच्चों अब हम हल करेंगे। ऐसे खड़े हो जाएंगे तो प्रश्न में क्या क्या शब्द हैं ओवरऑल आप समझ नहीं पाओगे। ये है लिखने का फायदा। लिखने का फायदा क्या है, वो ये है जब आप एक एक शब्द हमारे द्वारा जब लिखा जा रहा है तो उस पर आप कंसंट्रेट हो। अब क्या आगे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे। और इसमें लिखने में ही एक चीज पता चली कि ये लंबी धारावाही प्रणालिका सर किसे कहते हैं। पहले तो यही बताइए, तब तो हम प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ये प्रणालिका क्या चीज है ये तो बताइए सर। प्रणालिका सोलेनाइड, धारावाही करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब ये प्रणालिका क्या है इसको सर हमें सिखाइए तब हम जाने, है ना। लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलिए इसके लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक लंबी, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये बच्चों कोई भी खोखली पाइप अचालक पदार्थ की, ध्यान से सुनते जाओ, अचालक पदार्थ की खोखली पाइप। जैसे बच्चों आप लोगों के देवता समझावन देव है ना, ये देवता है समझावन देव। देखो ये खोखले हैं, बीच में ये क्या है, खोखले। कैमरे से दिखाऊं, आर पार देख सकते हो। देखो ये खोखला है, ठीक है बच्चों, ये खोखला है। पीछे आपको बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, खोखला। तो लेकिन अचालक होना चाहिए, तो किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, है ना, कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो उसके ऊपर तार के पृथक पृथक फेरे वृत्ताकार लूप में लपेटे जाएं कुछ इस प्रकार से। बच्चों मान लो ये फेरा जग 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 ऐसे क्या, फिर ये पाइप से ऐसे में फेरा ले गया और फिर ऐसे ऐसे लपेट रहा हूं। ध्यान से सुनो भाई, ये तार लेकर के, तार तो है नहीं मेरे पास, तार तो है नहीं यहां पर, वो पता नहीं कहां चला गया। बच्चों यहां से मैं तार इसके पीछे से ले जा रहा हूं ऐसे, फिर आगे आएगा, फिर ऐसे फिर लपेटे जाएंगे। तो पीछे जो जाएगा तार से वो ये यहां पर छिप जाएगा, नहीं दिखेगा भाई, इसकी वजह से छिप जाएगा, तो यहां पे दिखेगा और वो फेरा बनेगा। ये फिर बाहर की तरफ तो दिखेगा ना भाई, फिर इस तरफ जब आएगा तो दिखेगा, लेकिन फिर जब पीछे जाएगा तो नहीं दिखेगा। अर्थात यहां के बाद जब फिर ऐसे जाएगा तो फिर यहां नहीं दिखेगा, लेकिन यहां फिर दिखेगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसी प्रकार से बच्चों हर एक फेरा हमें दिखेगा, हर एक फेरा दिखेगा। ये 7 फेरों वाली बात नहीं हो रही तुम्हारे मन में रसगुल्ले फूट रहे हैं। ये किसी अचालक पदार्थ में ऊपर फेरे लपेटे गए हैं, ये उनकी बात हो रही। तुम मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हो फेरों की बात सुनकर, है ना। अरे भाई तुम लोग ना सुधरोगे नहीं। अच्छा ये बच्चों, और यहां पर हमने ये इस प्रकार से कोई सोलेनाइड है। ये क्या है बच्चों, लंबी धारावाही प्रणालिका है। इसे क्या बोलेंगे, लंबी धारावाही प्रणालिका। इसमें किसी भी स्रोत से हमने क्या जोड़ दिया है बच्चों, एक बैटरी को जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, एक बैटरी को जोड़ दिया है, प्लस माइनस। अब इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, प्यार से इसे हम परिनालिका कहेंगे। क्या कहेंगे, परिनालिका। प्रणालिका लंबी होगी अगर व्यास में बहुत कम हो और लंबाई ज्यादा हो तो उसे हम लंबी धारावाही प्रणालिका बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर। प्रणालिका समझ गए होंगे, धारावाही प्रणालिका लंबी, और इसी के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो बच्चों ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। और इसी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इसी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। क्लियर बाबू लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों के साथ जो भी प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि प्रणालिका क्या है, एक युक्ति है जिसे बनाया गया। ठीक है, और बच्चों ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको लगेगा ना कि सर इसकी क्या जरूरत है, इसको दैनिक जीवन में तो बहुत सारी जरूरत है। आपके विद्युत हीटर बन रहे हैं, इंडक्शन वगैरह में यूज होता है, यही प्रणालिकाएं यूज होती हैं, तो यूज तो बहुत जगह है। लेकिन वास्तव में अभी आपको क्या कर रहे हो ये सर कैलकुलेशन करके, यही तो पढ़ाई है, यही तो आपके दिमाग को तीव्र करने के तरीके हैं। इसका यूज नहीं करोगे तो कैसे दिमाग तेज होगा। क्यों बीटेक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट का दिमाग बहुत फास्ट चलता है, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में इतना प्रेशर दिया जाता है भाई।
दिमागी सब खेल है। अभी आपको पता होगा बच्चों, गुकेश, हाँ गुकेश को आप जानते हो, नहीं जानते हो? गुकेश चेस चैंपियन बने इंडिया के, मात्र इनकी एज 18 साल है। इन्होंने मैग्नस को हराया है, मैग्नस को हराया है। और मैग्नस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस आज तक किसी से हारा नहीं था, किसी से भी नहीं हारा है चेस, मैग्नस। और उसको गुकेश ने बीट किया है, जो कि इंडिया के हैं। ये कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। बेचारा खुशी में रो दिया है, हाथ कांप रहे थे जब पानी पी रहा था तो ढक्कन बंद करते समय, क्योंकि मैग्नस उसके सामने था, जो कि आज तक नहीं हारे थे। गुकेश तो हारे भी हैं। प्रैक्टिस का खेल है, इस दिमाग का सब खेल है। कहीं भी कोई भी किसी भी फील्ड में रहे, इतना दिमागी खेल होता है, वो दिमाग का है ही, बैठे बैठे खेलना है चेस। समझ रहे हो? दिमाग का जितना यूज करोगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा, कहने का अर्थ है। तो ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझ रहे हो? यहां पर एम्पियर के प्रपत्ति नियम का एक जो ये अनुप्रयोग आप सीख रहे हो आज, ये प्रैक्टिस है। लंबी धारावाही प्रणालिका, तो प्रणालिका क्या है? एक खोखली पाइप हो, उस पे तार के पृथक 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 फेरे लपेट दें, अर्थात अलग अलग फेरे लपेट दें। वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होने चाहिए, जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धारा फिर शॉर्ट हो जाएगी, धारा शॉर्टकट हो जाएगी, मतलब जितने तार जुड़े होंगे उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, आगे फिर बढ़ेगी। तो ये पृथक पृथक फेरे लपेटे जाए, तो यह जो युक्ति है पूरी, यही बच्चों प्रणालिका कहलाती है। यह पूरी युक्ति परिणालिका कहलाती है। प्रणालिका का इंग्लिश मीनिंग सोलेनॉइड होता है बाबू, सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड। इसके अक्ष पर उत्पन्न हमें चुंबकीय क्षेत्र बनना। अभी इसका चित्र न बनाओ, अब हम लोग मेन हेडिंग डालते हैं। ये प्रश्न तो पूछा जाएगा आपके बिहार बोर्ड में, अगर पूछा जाएगा तो 5 अंक का पूछा जाएगा। ये मैं अभी बता रहा था, चर्चा कर रहा था। अब हेडिंग डाल करके इसी प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं और शानदार तरीके से इसके डेरिवेशन को समझते हैं। चलिए, तो हमारा प्रश्न का हेडिंग क्या रहेगी बच्चों? चाहे ये जो लिखा हुआ है इस प्रकार से कि धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या फिर लिखा हुआ आ सकता है कि धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या बच्चों क्या लिखा हुआ आ सकता है? भीतर। तो जैसा भी आए, अक्ष पर या भीतर, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। हेडिंग डाल करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है? यहां पर हेडिंग डाल करके हम लोग लिखेंगे क्या? लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, या सीधे धारावाही प्रणालिका भी लिख सकते हो। लंबी धारावाही प्रणालिका, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से सुनना, लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। भीतर लिखो, अक्ष पर लिखो, कुछ भी। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये बच्चों आपकी हेडिंग है, इसको इंग्लिश में भी लिख लो। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये हो गया। अब इसके आधार पर, ये तो बच्चों हो गई आपकी क्या? हेडिंग हो गई। आप ऐसी हेडिंग लिखोगे ही, आप ऐसी हेडिंग एग्जाम में लिखोगे भी मस्त तरीके से, मिड में, बढ़िया बीच में आप ऐसी हेडिंग लिखोगे। बीच में मैं भी इसे बीच में कर दूं, हाँ, किनारे लिखी हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो इधर आ जाओ। चलो अब हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैं आपको बता दूं, प्रणालिका में कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहां पर देखा, ये क्या करूं, कैसे करूं? ये उसमें फिगर लिख दिया यार, गड़बड़ हो गया ना। चलो फिर से बनाता ही हूं, नहीं तो पेज कॉपी कर लेते, लेकिन फिर ये कॉपी नहीं होगा, वही हो गया, 2 बार वही करना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, काम तो वही है। सुनो बच्चों, ये मान लो, ये इस प्रकार से यहां पर दर्शा रहे हैं हम। सिखाएंगे, एक एक चीज तो सिखाएंगे। जब हमने प्रॉमिस आप लोगों से कर ही दिया है कि आप जन्नी मयक चाहे कसम खा लो, लेकिन हम आपको फिजिक्स सिखाएंगे, तो सिखाएंगे तो है ही। ये बच्चों क्या है? प्रणालिका है। ये लंबी धारावाही प्रणालिका है। लंबी धारावाही प्रणालिका उसे कहेंगे, या फिर बच्चों अनंत लंबाई की भी प्रणालिका बोला जा सकता है, या फिर उसे अनंत लंबाई की भी प्रणालिका बोला जा सकता है। क्यों सर, अनंत क्यों बोल सकते हैं? ऐसे कैसे अनंत बोल देंगे? अगर बच्चों उसकी व्यास की तुलना, ये जो व्यास है इसका, ये लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, तो उसे अनंत लंबाई की भी प्रणालिका बोल सकते हैं, ठीक है?
ये परिनालिका है जिसकी लंबाई बच्चों क्या मान लेता हूं, स्मॉल एल है, ठीक है, स्मॉल एल है। परिनालिका की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। बच्चों इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से सुनोगे, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के भीतर हमें अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। कुल मिलाकर के बच्चा पार्टी हमें जो है इस एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। कोई बात नहीं दोस्तों, यारों, मेरे शेर से रनियो, कोई बात नहीं। ओहो, तुम यही रहो, तुमको क्यों इतनी जल्दबाजी होती, तुम इधर आओ। अब देखो आप क्या करने वाले हो सर, कुछ नहीं, बस कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, कुछ ना कुछ तो अनोखा करेंगे ही, ठीक है बच्चों। कुछ ना कुछ तो करेंगे, समझना। ऐसा डेरिवेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा प्लीज, बहुत आसान, इतना आसान रहेगा आज का डेरिवेशन की पहले कभी डेरिवेशन इतना आसान देखा ही नहीं होगा। अब बच्चों आपको बता दूं कि ये जो यहां पर देख रहे हो, ठीक है, चलो आओ। अरे सर आप ना पता नहीं क्या कर रहे हो उतनी देर से। अरे बस देखते जाओ, देखते जाओ मेरे यार, आज हम क्या करने वाले हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चों यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ये तो परिनालिका बनाई, ये क्या है आपकी परिनालिका है, सोलेनॉइड है जो कि एल लंबाई की है। और यहाँ पर देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों जो परिनालिका अभी मैंने दिखाई थी, जो कि आपके समझावन देव हैं ये प्यारे से, इसमें फेरा एक अंदर की ओर यहाँ से घुस रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, ये फिर अंदर गया, फिर बाहर, फिर अंदर, ऐसे करके यहाँ पर हम फेरों को देख सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर फेरा किधर है, अंदर की ओर है। अरे भाई, अरे यार तुम देखो यहाँ पर ऊपर ऐसे फेरे लपेटा है, तार है कोई, तुमको फेरा ही लगवा दें हम आज तुमको हम फेरे ही लगवा दें, कोई तार मिल जाए तो हम आपको फेरे ही लगवा दें। चलो तार मिल गया, तार मिला हमको, क्या ये तार हमको मिला ये। अब देखो ये यहाँ पर इसके भीतर से गया इधर, ठीक है, ये ऐसे देखो, फिर ये ऊपर से किधर आया, आपकी ओर आया, फिर देखो, फिर ये नीचे से किधर जा रहा है, भीतर की ओर जा रहा है, फिर ये बाहर की ओर, ऐसे। तो ये जो बच्चों फेरे लपेटे जा रहे हैं, ये जो फेरे लपेटे जा रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि जो धारा प्रवाहित हो रही है पहले भीतर की ओर, अर्थात बच्चों यहां पर धारा जो है उसको मैं क्रॉस पॉइंट से दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हर जगह पर धारा भीतर की ओर घुस रही है, फिर ऊपर से बाहर की ओर आ रही है। तो यहां पर बाहर की ओर, तो हम इसको दर्शा सकते हैं ये ऐसे डॉट पॉइंट से। यहां पर धारा बाहर की ओर है, यहां पर धारा क्या है बच्चों, बाहर की ओर है, यहां पर धारा बाहर की ओर है, ये देख लो ध्यान से, ये क्रॉस पॉइंट मतलब धारा भीतर की ओर। यहां धारा क्या है बच्चों, भीतर की ओर है, मैं लिख दे रहा हूं, यहां धारा भीतर की ओर, भीतर की ओर है, इसलिए ऐसे चिन्हों से दर्शाया गया है। और यहां धारा बाहर की ओर है, इसलिए ऐसे चिन्हों से दर्शाया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये चिन्ह क्यों हैं, तो बताओगे कि भैया देख लो ये पाइप है, ऐसे ऐसे फेरे लपेटे हुए, तो ये खचाक खचाक ऊपर बाहर की ओर, खचाक नीचे भीतर की ओर, फिर खचाक अंदर की ओर, खचाक बाहर की ओर, खचाक अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो ये फेरों के लिए ये दिशाएं दर्शा रही हैं, ये क्रॉस पॉइंट दर्शा रहे हैं कि धारा भीतर की ओर है, और ये डॉट पॉइंट दिखा रहे हैं कि धारा बाहर की ओर। धारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अभी तो हम धारा की दिशा बता रहे हैं। अगर ऐसा चीज है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फिर जब देखी गई ना, तो बच्चों इतनी बड़ी प्रणालिका है। अब इसको अनंत लंबाई की हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि व्यास इसकी तुलना में बहुत छोटा है, व्यास बहुत छोटा है, लंबाई बहुत ज्यादा है। तो इसको तो मैं जूम करके आपको बना के दिखा रहा हूं। तो इसमें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्राप्त हुई ना, कुछ इस तरह से मिली। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखी गई, तो यहां से बच्चों, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 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 है। लेकिन जैसे ही प्रणालिका से बाहर गए, तो आगे जाके चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया, आगे जाके चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। दोस्त ये जो है, जो आप पिंक कलर की देख रहे हो, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और बच्चों ये चुंबकीय बल रेखाएं केवल और केवल यहीं तक होती हैं, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जीरो। यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बाहर नहीं होती, यहां बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती, बस इसके मुख पर ही जाकर के थोड़ा सा बैंड होती हैं, बाहर की ओर झुकती हैं, और उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं खत्म हो जाती हैं। यह देखा गया चुंबकीय बल रेखाओं कैसे बन रही हैं प्रणालिका में। अब अगर केवल भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कितना है, यह मान ज्ञात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे इसके अक्ष पर। तो अक्ष पर किसी भी बिंदु पर अगर हमें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बताना है, मान लो ये पूरी प्रणालिका है, एल लंबाई की पूरी प्रणालिका है ना, पूरी प्रणालिका, स्मॉल एल मान लो, कैपिटल एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, मान लो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है, इस जगह पर। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी घटना दुर्लभ है, कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए बच्चों अगर इस बिंदु पर बताना है, तो मान लो इसकी छोटी सी लंबाई एक कोई ले लो,
इसकी एक छोटी सी लंबाई ले लो एल। अरे इसको कैपिटल एल भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर उसको स्मॉल एल मान लो तो इसको कैपिटल एल मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लिया बच्चों कि इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। आप एक्स भी मान लोगे तो चलेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ मत, सब कुछ आ जाएगा, मैं आगे बता दूंगा, जब डेरिवेशन करते जाओगे सब कुछ समझ में आता जाएगा। ये मैं बच्चों कह रहा हूं कि इसकी लंबाई मैंने ये एल ले ली। अरे भैया चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, सब कुछ सब जगह होगा, आप कहीं भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ले लिया तो आप सर हम बीच में लेंगे, अरे बीच में ले लो, कोई शर्त लगी हुई है? मैंने यहाँ पर ले लिया इतनी लंबाई का। अब इतने जगह पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि एक बंद लूप बनाइए, लेकिन हम बंद लूप में ही लगेंगे। एम्पियर सर ने कहा कि हमारा नियम बंद लूप में ही लगाओगे। अब यहाँ बंद लूप कैसे? यहाँ बंद लूप तो बन ही नहीं रहा है। वर्गा वृत्त, अरे वृत्त बना दो। अरे वृत्त कैसे बना दोगे इतनी लंबाई में? वृत्त गड़बड़ा जाओगे। वृत्त ना बना करके हम बच्चों इसका क्या बना देंगे? वृत्त ना बना करके हम बना देंगे आयत। हम क्या बना देंगे? एक आयत की कल्पना करेंगे। ये मान लो ए, ये बी, अच्छा कैपिटल में ना स्मॉल, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए बी सी डी एक आयत है जो कि बंद लूप है। ए बी सी डी एक आयत है, ध्यान से सुनो दोस्त, ए बी सी डी एक आयत है। और अब आपको यहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इस रेखा में कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र बताओ, जैसे यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कहीं भी बता सकते हो, जो यहां पर दिशा होगी वही यहां पर दिशा होगी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? धारा की दिशा में दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाओगे, और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, धारा की दिशा के आधार पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकते हो। आए बता सकते हो, याद करो वो मैंने बताया था जो भाई ऐसे, ये मान लो धारा प्रवाहित हो रही है आई एम्पियर की, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है कितना होगा। तो धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखो, अब उंगलियां जिस ओर मूव हो रही हो इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है ना, तो यहीं पर उंगलियां ले जाओ। अब यहां पर उंगलियां किस ओर मूव हो रही? बाहर की ओर, मतलब धारा बाहर की ओर। अब यहां पर आओ, यहां पर धारा किधर है? बाहर की ओर। अंगूठा बाहर की ओर मतलब आपकी ओर, अंगूठा ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहां बताना है? चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बीच में बताना है, अच्छे में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र सोलेनोइड के भीतर। तो हाथ को ये लो, उंगलियां हमने सोलेनोइड के भीतर कर दी, अंगूठा आपकी ओर कर दिया। अब अंगूठा मेरा हाथ टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उंगलियां किधर घूम सकती हैं? अरे भैया कुछ साफ हो गया, उंगलियां किधर घूम सकती हैं? बाहर की ओर। मतलब बच्चों यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी। किस दिशा में होगी दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ना वो इस दिशा में होगी। ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, याद रखो। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यही होगी। सर ऊपर से बता दिया, नीचे से बता दो। ये देखो बच्चों, यहां पर धारा की दिशा किधर? अंदर की ओर, तो अंगूठे को भीतर की ओर। अब अंगूठा आपकी ओर नहीं है, अंगूठा भीतर की ओर। यहां पर देखो, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है? यहां पर भीतर, बीच में। चलो अंगूठा तो भीतर की ओर है, अब उंगलियां किधर घूम सकती हैं? उंगलियां इधर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर ही होगा। तीनों फिगर बनाना जी हाँ। ये लंबाई है, चौड़ाई कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चों हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, ये एम्पियर सर ने कह दिया था। मतलब जब चुंबकीय बल रेखाएं देखी गई, तो चुंबकीय बल रेखाएं जब प्रयोगों में देखी गई तो यहां पर बन ही नहीं रहा था, यहां बन ही नहीं रहा था, यहां पर केवल बीच में ही चुंबकीय बल रेखाएं, और यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है, बस बात खत्म। तो बच्चों इसको आइए फाइंड आउट करते हैं, बट 3D एनिमेशन से बताएं। ओके, आप कहां थे इतने दिन तक? 3D एनिमेशन से बताते हैं, और 3D एनिमेशन लिख के आना है ना, इसको बनाना पड़ेगा। 3D एनिमेशन सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, यहां पे तो प्रयोग जब तक तार से तार नहीं सटाओगे ना तब तक प्रयोग भी नहीं होगा। बड़े बड़े PhD करने वाले भी कहते हैं प्रैक्टिकल लेके बैठो, वोल्ट मीटर मीटर लेके बैठो, तब भैया प्रैक्टिकल कर पाओगे। देखने में अच्छा लगता है, हाँ तो समझ में भी आ जाती हैं बातें, लेकिन उनको प्रैक्टिकली कर लोगे नहीं, ऐसे जरूर समझ में आ जाएगा। मुझे तो इससे बेहतर तरीका ही नहीं लगता उस चीज को कल्पना करके, अच्छा ऐसे होता है। जितना चीजों को आसान करके आपको बता दिया जाएगा उतना दिमाग कम लगाओगे, थोड़ा दिमाग में लगवाना चाह रहा हूं, सही बता रहा हूं। अब दिमाग लगाओ, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, कुछ भी है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, बंद लूप है, आयत है, ठीक है, चलो आइए माना फलाना ढमाका लिख लीजिए कुछ बहुत। हाँ तुम्हारा काम है माना फलाना ढमाका लिखना। माना एक लंबी धारावाही प्रणालिका, कोई भी आप इसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। माना एक लंबी धारावाही प्रणालिका, माना एक लंबी धारावाही प्रणालिका, धारावाही परिनालिका जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, परिनालिका जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है।
परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। प्रति एकांक लंबाई में फेरे बहुत सारे बच्चों, कैपिटल एन फेर है। टोटल फेरों की संख्या जो है वो कैपिटल एन है। कुल फेरों की संख्या क्या है? कैपिटल एन। लेकिन एकांक लंबाई में, तो परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, स्मॉल एन है। ठीक है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। थोड़ा सा स्पीड में चलें क्या? ठीक है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, हम आराम से ही समझेंगे। हमने बच्चों यहां पर चित्र तीनों समझाए इसलिए क्योंकि ये किताब में शायद एक ही बना हो, बट हमारा समझाने के तरीके में हमें लगा कि बच्चों को अलग अलग प्रकार से बांट दिया जाए। अगर मैं एक ही चित्र में सारी चीजें बता देता, बांट देता, तो वो गंदा हो जाता चित्र। इसलिए मैंने 1, 2 और ये तीसरा चित्र बना करके आपके सामने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अब इसमें मैंने इसी प्रणालिका यही है कुल मिलाकर के, यहां पर एक बंद लूप की कल्पना की है। एम्पियर के परिपथीय नियम से ही हम प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहां पर एम्पियर के परिपथीय, यहां पर लिखेंगे कि परिनालिका के अक्ष से जाने वाले, परिनालिका की अक्ष से जाने वाले एक ABCD देख सकते हो चित्र में बना है। ABCD या एक आयताकार, पहले लिख लो, एक आयताकार ABCD एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। एम्पियर लूप की क्या करते हैं बच्चों? कल्पना करते हैं। एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। अब चित्रानुसार लिख देंगे और एम्पियर के नियम से हल करेंगे। चित्रानुसार एम्पियर के नियम से, चित्रानुसार किसके नियम से बच्चों? एम्पियर के नियम से। और किसी का नियम यहां पर जरूरत करने वाली ही नहीं है। चित्रानुसार एम्पियर के नियम से चित्र बच्चों ये वाले में समझो, किसी बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो हमें ये वाला बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का, पूरे बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा, है ना। तो ये कहते हैं कुल मिलाकर के बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब प्यारे बच्चों ये होगा, ध्यान से देखना, ये होगा कि समाकलन जो होगा बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो BDL होगा, वो कहां से कहां तक है? ये लूप बच्चों A से शुरू हो रहा है, ABCDA, A से A तक। टोटल लूप अगर पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा तो A से A तक। अगर बच्चों ये वृत्त होता तो हमें ये ना लिखना पड़ता, लेकिन ये आयताकार है तो इसके अलग अलग खंडों में हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, अलग अलग खंडों में हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। एम्पियर का नियम बच्चों ये कहता है कि समाकलन BDL जो होता है वो बच्चों μ0 I के बराबर होता है। यही तो उन्होंने कहा है। तो यहां पर तो खैर हम A से A तक का लूप का टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, टोटल का समाकलन कर रहे हैं, लेकिन हम अलग अलग भाग में देखें तो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र अलग, इस भाग में अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस भाग में अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस भाग में अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आइए हम पहले वाले भाग A से B के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, अर्थात बच्चों बराबर समाकलन पहले लिमिट A से B। अब बच्चों इसे बंद लूप मत करना क्योंकि बंद नहीं बल्कि एक रेखा में है, और वेक्टर B डॉट DL प्लस समाकलन। अब बच्चों A से B हो गया, अब दूसरा होगा B से C, वेक्टर B डॉट DL। फिर अगला क्या होगा? समाकलन B से C हो गया, C से D। अच्छा, कहीं पर अगर बंद लूप ऐसे बना हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनका कहने का मतलब एक निश्चित दूरी के आसपास है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लगे हुए थे। हाँ, वेक्टर B डॉट DL वेक्टर। अरे भाई C से D जाएंगे, यहां से देखो A से B फिर B से C का अलग समाकलन, क्योंकि ये लंबाई अलग है ना C से, और चुंबकीय क्षेत्र भी यहां अलग होगा, इसलिए बच्चों C से D अलग। अब D से A हो रहा है, लास्ट क्या हो रहा है? C से D हो गया, प्लस बच्चों अब लिमिट होगी D से A और वेक्टर B डॉट DL। सब जगह आप देख लीजिए, यहां पर सब में बच्चों थीटा बराबर जरा चेक कर लीजिए। यहां पर पहले वाले में देख लीजिए, यहां पर थीटा बराबर कितना? A से B, ठीक है, थीटा AB, थीटा AB बराबर, जल्दी से बताइए AB। अब थीटा AB किसके किसके बीच?
ए बी वाली रेखा मतलब बच्चों वेक्टर बी और डीएल के बीच, यहां ये डीएल वेक्टर, ये छोटा सा खंड डीएल आपने लिखा है, एल लंबाई का टोटल डीएल लिया है, इस टोटल एल लंबाई का डीएल वेक्टर लिया है, ठीक है, छोटा सा खंड लिया है डीएल। अब बच्चों डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर किस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या ए बी वाले पार्ट में? जी हां। तो बच्चों इसमें जो थीटा ए बी है वो 0 डिग्री है। यहां पर जरा आ जाओ, वेक्टर बी डॉट डीएल बी से सी वाले पार्ट में, बी से सी वाले पार्ट में, तो ये लंबाई तो एक्स है, लंबाई, अब डीएल वेक्टर के बारे में नहीं जाना, बी से सी वाले में इसमें देखो लंबाई अलग है, वेक्टर बी इधर, मतलब 90 डिग्री का कोण है। यहां पर बच्चों लिखेंगे कि थीटा बी सी बराबर 90 डिग्री। यहां पर बच्चों थीटा बी डीएल सीडी में चुंबकीय क्षेत्र 0 है, भले थीटा बच्चों, थीटा जो है डीएल इधर होगा बी उधर होगा, थीटा 180 डिग्री, लेकिन बी ही 0 क्योंकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो हम यहां पर कहेंगे कि बी सी से डी वाले पार्ट में 0 है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये बात याद रखना। अब बी डॉट डीएल ए से डी से ए, डी से यहां भी वही हाल है भाई, बी इधर है और डी से ए इधर है, मतलब लंबवत 90 डिग्री का कोण है, अर्थात यहां भी बच्चों थीटा डी ए बराबर भी कितना है 90 डिग्री है। अब पूरा लूप हम लोग घूम लिए हैं और यहां पर इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। आइए वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। समाकलन जो बच्चों होगा, समाकलन ए से बी बी डीएल कॉस थीटा जो होगा, तो बी डीएल कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, प्लस समाकलन बी डीएल बी से ए जो होगा, बी डीएल कॉस थीटा जो होगा वो 90 डिग्री, प्लस समाकलन सी से डी जो होगा, जो बी का मान होगा वो 0 होगा, और इंटू डीएल बच्चों क्या डीएल, और कॉस तो 0 डिग्री होगा लेकिन बी का मान ही 0 है तो टोटल टर्म में ये 0 हो जाएगा, प्लस समाकलन डी से ए और थीटा डी ए के लिए बच्चों बी डीएल कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 लिखेंगे। अच्छा आप बताओ, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये टर्म 0, ये टर्म तो 0 है ही, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चा पार्टी अब आगे बचेगा समाकलन में ए से बी और बी डॉट डीएल, केवल ये बी डॉट डीएल बचा, बी डॉट डीएल कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आगे प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों टर्म 0 हो गए। हम लोग बच्चों ये समाकलन निकाल रहे थे कहां से, ए से ए तक पूरा लूप, बंद लूप पूरा घूमे हैं, और बी डॉट डीएल समझ में आ गई, बी डॉट डीएल क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा अब एम्पियर के नियम से हमें पता है, यहां पर बच्चों आगे क्या मिलेगा, समाकलन ए से ए बी डॉट डीएल बराबर, यहां पर तो बी बाहर आ जाएगा, समाकलन ए से बी डीएल, ए से बी डीएल है ना, ए से बी डीएल। एक चीज जान लो, जो इस जगह चुंबकीय क्षेत्र होगा वही इस जगह होगा, वही इस जगह होगा, वही इस जगह होगा, कहीं भी हो टोटल, तो टोटल लंबाई में ही चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा, टोटल लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र, टोटल लंबाई के कारण जो केंद्र पर उत्पन्न अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वही होगा। ए से बी जो डीएल लंबाई हमने मानी छोटे वेक्टर, वो टोटल लंबाई हमने अक्ष के लिए मानी थी और वो उतनी प्रणालिका की लंबाई में सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो बच्चों यहां पर हम आगे अगले स्टेप में चलते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है समाकलन ए से ए बी डॉट डीएल बराबर, ये इधर बचेगा बीएल। एम्पियर के नियम से बच्चों, एम्पियर के नियम से ये मिलेगा, एम्पियर के नियम से मिलेगा कि समाकलन ए से ए जो बंद पृष्ठ के लिए था बी डॉट डीएल, वो ये कहते हैं कि ये जो बराबर होगा म्यू नॉट, और परिपथ में प्रवाहित धारा है जो आई के बराबर होगा। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, आई, यहाँ पर धारा तो आई प्रवाहित हो ही रही है, ये देखो ये धारा आई प्रवाहित हो रही है, यहाँ गई, टोटल धारा क्या प्रवाहित हो रही, आई, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, वो बात यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस जगह पर ये लिखेंगे जब, तो म्यू नॉट आई। अच्छा यहां डीएल बच्चों लिखा हो म्यू नॉट आई, तो कुल फेरों में प्रवाहित धारा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, अगर बच्चों यहां पर देख लो, मैंने यहां पर पहले भाषा में लिखा है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, ठीक है, स्मॉल एन है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या प्रवाहित कितनी कुल हो जाएगी, यहां पर आते हैं, यहां पर ये जो म्यू नॉट एन आई लिखा हुआ है ये तो है, हम यहां पर लिख देंगे कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, वो तो लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे एल लंबाई में प्रवाहित ये जो आई नॉट होता है ना, प्रवाहित कुल
कुल धारा, एल लंबाई प्रणालिका में प्रवाहित कुल धारा बराबर बच्चों क्या होगा, प्रवाहित कुल धारा आई नॉट की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी एन फेरों की संख्या, एल टोटल लंबाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन और टोटल लंबाई एल, और एक फेरे में प्रवाहित धारा आई है, तो कुल धारा का मान होगा एन एल आई, एन एल आई। यहां पर वैल्यू तब बच्चों हम ये रखेंगे, अर्थात बच्चों इस टोटल की जगह हम ये वैल्यू जो रखेंगे म्यू नॉट आई नॉट बराबर में बच्चों कितना बी एल, या फिर कह सकते हो बी एल बराबर म्यू नॉट आई नॉट, जो भी है रख लो कोई दिक्कत नहीं। आई नॉट की वैल्यू बच्चों ये क्या है म्यू नॉट, और आई नॉट की वैल्यू क्या है एन एल आई बराबर में बी एल। यहां पर बच्चों क्या होगा, एल से एल बर्बाद हो जाएगा, आपका बी बराबर आ जाएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान ही निकालना था, म्यू नॉट एन आई। यही बच्चों होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, यही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। प्रणालिका के अक्ष पर बोले या प्रणालिका के भीतर बोले चुंबकीय क्षेत्र का मान हाँ समान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, वो डेरिवेशन सेम कहा जाएगा। ठीक है बच्चों पार्टी। बीसी होगा सर, नहीं भाई बीसी कहां होगा, बीसी कहां बोल रहे हो भाई, बीसी नहीं है, बीसी बीडीएल कॉस 90 यहां पर थीटा। एक चीज समझ लो, जब एक बार इत्मीनान से समझाया करें तो उसको पूरा प्रॉपर देखते चलो। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, ये आ गया बच्चों टोटल चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई, उस छोटे से एकांक लंबाई में जो फेरे हैं उनसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये आ गया है। ठीक है, उनसे संबंधित ही आ गया है। ठीक है, हमने यहां पर देखो जब चित्र बनाया, ये तो इसमें कहा कि कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन, लेकिन एकांक लंबाई में हो सकता है 5 फेरे हो 10 फेरे हो, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने स्मॉल एन मानी है। ये जो है बच्चों, ये जो स्मॉल एन है ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर मैं यहीं पर कह दूं, अगर मैं यहीं पर नेक्स्ट बात बता दूं आपको कि यदि प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या, यदि प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या, प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या जो है बच्चों वो कैपिटल एन हो तो, कुल फेरों की संख्या, टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक ये तो आप समझते हो 6, 7, 8 में सिखाई जाती है एक नियम वाली, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो स्मॉल एन है बच्चों, स्मॉल एन बराबर वो कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई स्मॉल एल, क्योंकि अगर कुल लंबाई में फेरों की संख्या अगर बोली जाएगी स्मॉल एन के साथ तो एन और एल का गुणा करके बोला जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर केवल लंबाई में फेरों की टोटल कुल संख्या कैपिटल एन हमने मान ही लिया है, तो एकांक लंबाई की फेरों की संख्या स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे एल भी रख सकते हैं। तब बच्चों अगर इसी को लिखा जाए बी बराबर, तो हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट और स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बटे में बच्चों एल और इंटू का आई, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा। कल बच्चों हम सिखाएंगे टोरोइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर प्रणालिका को गोल आकार में मोड़ दिया जाए तो उसे टोरोइड कहते हैं, और टोरोइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कल सिखाएंगे। आज के डेरिवेशन को दोबारा फिर रिपीट करना बहुत आसान है, समय हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर रिपीट करेंगे। कल की रिवीजन क्लास में हम फिर मिलेंगे, एक बार चर्चा भी करेंगे, जैसे आज मैंने एम्पियर के परिपथी नियम को फिर डेरिवेशन किया, कल भी फिर करेंगे, लेकिन इस चीज को कल आप कायदे से पढ़ लोगे जो ये हमने अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताया। यहां पर मैंने बहुत समय दिया चित्र को समझाने में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी डेरिवेशन बहुत आसान है, अगर देख लोगे ना, एक बार समझ लोगे तो सिर्फ इस स्टेप को आपको रखना है, बाकी ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई तो आपको आसानी से याद रहेगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।